हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। मुझे कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। मेरी पार्ट 1 की वीडियो में जिसमें वर्ण विचार को सुनकर आप लोगों ने समझा होगा, तो पहली क्लास में हम लोगों ने व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें क्या सिखाती है, हम लोगों ने पढ़ा। यही तो पढ़ा ना हम लोगों ने। फिर व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाती है। फिर हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर को समझा, वर्णमाला के 2 भागों को जाना। पहला भाग क्या है? स्वर, और दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। स्वर में हम लोगों ने हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को जाना। हम लोगों ने हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को जाना। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये हमारा स्वर है और ये हमारा दीर्घ स्वर है। देखा आपने? तो हम लोगों ने हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को जाना। इसी क्रम में हम लोगों ने क्या जाना? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में होता नहीं है। वो तो एक तत्सम शब्द है और संस्कृत में ही इसका प्रयोग होता है, न के बराबर ही होता है। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय उच्चारण में लगता है, क्योंकि इसे बहुत ही खींच कर बोला जाता है। अब जैसे हमें ओम का उच्चारण करना है तो हम कैसे करेंगे? ओम। अब देखिए, ये खींच कर बोला जा रहा है ना। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताया है मैंने, क्योंकि ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता, तो प्लुत स्वर को पढ़ने की जानना चाहिए कि प्लुत स्वर होता है हमारे हिंदी व्याकरण में। चलिए फिर से पहली क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन संक्षेप में कर लेते हैं। इसके बाद हम व्यंजन को समझेंगे। फिर हम लोग स्वर की मात्राओं की पहचान करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना? तो इसी क्रम में आप लोग स्वर को फिर से दोहराते हुए समझ लेते हैं। स्वर के जिस भी वर्ण के उच्चारण हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ये होता है, ये तो आपको पता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर हमें बिना किसी भी सहायता के हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ इत्यादि। इसी तरह से हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को, बॉर्न बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है 5-6 महीने का, तो वो बोलने की कोशिश करता है, और इस बोलने के दौरान वो बबलिंग करता है। और बहुत ध्यान से अगर सुनिएगा तो देखिएगा, लगता है जैसे वो आ ऐसे बोल रहा है, यानी स्वर वर्ण को ही वो बोलता है, स्वर को ही। आ बिना किसी रुकावट के स्वर आराम से हवा के साथ यानी कंठ से निकलती है। हाँ, 1-2 वर्ण जैसे आता है इसमें, री और लिरी, इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। संस्कृत में ये तत्सम शब्द है, तो इसका प्रयोग ज्यादातर ये हमेशा संस्कृत में ही प्रयोग होता है। बच्चों, अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, अक्सर लोग गलत बोल जाते हैं। जैसे वो री की मात्रा लगाकर हम लोग क्या लिखते हैं? री की मात्रा लगाते हैं तो हम लोग लिखते हैं गृह, मान लो, है ना, या कृत लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो नीचे लगता है, पद में लगता है मात्रा री की, तो हम लोग उसमें गृह कार्य बोला जाता है। पर लोग अक्सर देखोगे ग्रह कार्य बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ग्रह नहीं, ग्रह तो ग्रह हो गया, प्लैनेट वाला ग्रह, और गृह मतलब घर का कार्य, है ना। तो देखिए तुरंत क्या हो रहा है, अर्थ का अनर्थ निकल रहा है ना। जैसे अक्सर आपने प्रश्न आता है एग्जाम में, टिक मार्क क्वेश्चन। टिक मार्क क्वेश्चन में आता है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। अक्सर स्वर से मात्राएं बनती है, तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। होती जरूर है 11, पर बच्चे, और लेकिन वो मात्राएं 10 ही होती हैं।
और बच्चे किस पर टिक लगाते हैं? क्योंकि वो गिनती से जानते हैं 11 स्वर हैं तो वो 11 पे टिक लगा देते हैं। लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती बेटा। चलिए, ये तो हुआ स्वर। अब हम क्या समझेंगे? व्यंजन। अब हम थोड़ा व्यंजन को देखेंगे, और व्यंजन समझने के लिए मैं आपको एक तालिका में ले चलती हूँ। ये देखिए, इसमें व्यंजन का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। मैं आपको बताती हूँ व्यंजन में क्या होता है। पहले तो हम व्यंजन की परिभाषा जान लें। क्या होता है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है ना, वो व्यंजन कहलाते हैं। पूर्ण उच्चारण के लिए बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 33 यानी 33 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं व्यंजन वर्ण। अब आप देखिए, इसे एक तालिका के द्वारा समझिए। पहले तो आप ये समझिए कि व्यंजन जो है उसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार। तो एक स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा अंतस्थ व्यंजन हो गया, और तीसरा क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, तालिका के द्वारा स्पर्श व्यंजन को समझेंगे। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, ये तो आपको पता होगा। स्पर्श माने किसी चीज को छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के सभी स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि हमारा प्राणवायु कहाँ से निकलता है? वो हमारे कंठ से निकलता है, और जब कंठ से निकलता है तो हमारे मुंह के सारे हिस्सों को छूता हुआ निकलेगा, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है स्पर्श व्यंजन। अब आप इसे हमेशा कवर्ग से देखें, इसे ना आप एक तालिका के द्वारा समझें। ये देखिए, बुक में ध्यान दीजिएगा। ये वर्ग बना हुआ, यहाँ वर्ग बना है, यहाँ स्पर्श व्यंजन के वर्ण लिखे हैं, और इनके उच्चारण स्थान देखे यहाँ पर दिया हुआ है। समझ पा रहे हो ना? अब देखो, कवर्ग में क्या होता है? क वर्ग, क, च, ट, त और प। अब आपको इसे याद अगर रखना है तो आप इसको ऐसे याद करिए, कचट तप। एक वर्ड बना लीजिए, एक शब्द कचट तप। ये आपको याद रखने में आसान रहेगा। अब आपने कवर्ग में पढ़ा, जैसे आप पढ़ रहे हो क, ख, ग, घ, अंग। ये सब प्राणवायु कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे कंठ से निकल रहे हैं सीधे। तो इसमें हमारा सिर्फ कंठ से प्राणवायु निकल रहा है, तो इसे हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसी सिलसिले में देखिए, इसी तरह से आप देखिए सिलसिलेवार चवर्ग। चवर्ग में च, छ, ज, झ और इय। ये किससे हो रहा है? तालु से। क्या हो रहा है ये? इसमें प्राणवायु थोड़ा ऊपर की ओर आ रहा है, कंठ से निकल तो रहा है लेकिन तालु को स्पर्श कर रहा है। जब आप च, छ, ज बोलेंगे तो ये तालु को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। इसी तरह से आप आइए टवर्ग, जो आपने कचट तप याद किया था ना, तो टवर्ग में आ जाइए। ट, ठ, ड, ढ और अड़ा या ना भी बोलते हैं। इसका प्राणवायु कंठ से निकलकर सीधे मूर्धा से टकराती है ना, तो इसको कहते हैं। टवर्ग में पढ़ने में प्राणवायु जीभ के ऊपर टच करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। यहाँ इस बुक में नहीं लिखा है, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि इसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। अब आ जाइए तवर्ग में। तवर्ग में जब आप आएंगे तो त, थ, द, ध और न, इसको जब उच्चारण कर रहे हैं तो कंठ से जो प्राणवायु निकल रही है ना बेटा, ये हम दंत को स्पर्श कर रही है, हमारे दांतों को, है ना। तो जब कंठ से प्राणवायु निकल कर जीभ है ना, हमारी जीभ से ये बोला जाता है, तो जीभ है ना वो दांतों का सहारा लेती है और प्राणवायु किससे टकराती है? दांतों से। तो इसका नाम क्या देते हैं हम? इसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? त, थ, द, ध, न को दंत व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, आप लोग अक्सर देखिएगा जो बुजुर्ग जिनके मुंह में दांत नहीं होता, उनसे अगर आप बोल दीजिए कि त, थ, द, ध बोल दें, तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दांत का स्पर्श बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। अब हम लोगों ने जाना तवर्ग, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, दंत व्यंजन। अब आ गया आपका पवर्ग। तालिका से आप समझिए व्यंजन को। पवर्ग में क्या होता है, प, फ, ब, भ, म। इसमें देखिए हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। प्राणवायु तो कंठ से निकल रही है, लेकिन जितनी भी हवा है ना, उस हवा का प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, दोनों ओठों का सहारा ले रही है। अब इसे जानते हैं क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स होता है होठ, ओष्ठ व्यंजन। हाँ, तो आप लोगों को पवर्ग व्यंजन समझ में आ गया ना, इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन, ये सारे मिलकर कितने हैं, कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आया अंतस्थ व्यंजन। इसके पहले हम लोगों ने क्या जाना था, स्पर्श व्यंजन, और अब क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में प्राणवायु मुंह में कहीं स्पर्श नहीं करती, यानी मुंह के किसी भी हिस्से को छू कर नहीं निकलती, ना ही रगड़ खाती है। इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये कितने हैं, य, र, ल, व। आप बोलकर देखिए, पढ़िए आप मेरे साथ, य, र, ल, व। अब आप देखेंगे मुंह का ना जीभ, ना तालू, ना ओष्ठ, कुछ भी स्पर्श नहीं किया, यानी ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद क्या है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में क्या होता है, उस व्यंजन के उच्चारण में वायु जो है, प्राणवायु, वो कंठ से तो निकलती है, पर कोई ना कोई स्थान पर ये रगड़ बराबर खाती है। ये रगड़ बाहर की तरफ रगड़ कर ही बाहर निकलती है, तो इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके वर्ण क्या है, देखिए ये 3 श है ना। अब तक आप लोगों ने जाना है शरीफा वाला श, षटकोण वाला श और सपेरा वाला श। मूलतः आप ऐसे ही पहचानते हैं, हाँ? लेकिन हिंदी साहित्य में बेटा, हिंदी व्याकरण में इस वाले श को, जिसको आप शरीफा वाला बोलते हो ना, इसे कहते हैं तालाब श। और उसके बाद ये जो आपका षटकोण वाला श है ना, इसे हम कहते हैं तालाब श, मूर्धन्य श। और ये जो सपेरा वाला श है, इसे हम कहते हैं तालाब श, मूर्धन्य श और दंत श। हाँ, इसी क्रम में देखेंगे हम उष्म व्यंजन में ह भी होता है, ह की भी मात्रा। तो अब तक हम लोगों ने व्यंजन को समझ लिया। व्यंजन में हमने व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन का क्या है परिभाषा, डेफिनेशन हमने समझा। और व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के हमारे क्या हैं, ये 5 वर्ग हैं, है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसको आप लोगों ने समझ लिया, है ना। ये आपको अच्छी तरह से समझ आई ना, कि नहीं आई, समझ में आई है ना। इसको एक बार आप लोग फिर से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी क्लास होगी ना, उसमें हम अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु और हलंत को, हलंत लगाते हैं ना, हलंत को हम एक नजर में संक्षेप में लेकिन जानेंगे। और इसके बाद हम तीसरी क्लास में भाषा और लिपि क्या है इसे समझेंगे। तो थैंक यू बच्चों। अब आप तीसरी वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, यानी तीसरी कक्षा में।